बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेडनेक्सा। तो बेसिकली आज हमने थॉरेक्स में जो है अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करना है, दैट इज़ पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम एक फाइब्रोसिरस सैक होता है जो हमारे हार्ट को सराउंड करता है, और इसके अलावा जो हमारी रूट्स होती हैं ग्रेट वेसल्स की, उनको भी सराउंड करता है, जैसे कि आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक। इसके बाद इसका जो फंक्शन होता है, ये क्यों प्रेजेंट होता है, तो वो ये होता है कि हमारे पास जो हार्ट की एक्सेसिव मूवमेंट्स होती है बीटिंग के दौरान, हार्ट की पंपिंग के दौरान, उसको प्रिवेंट करता है। दूसरा, ये एक लुब्रिकेटेड कंटेनर के तौर पे एक्ट करता है। अब लुब्रिकेशन की क्यों ज़रूरत होती है हार्ट में? दरअसल जब हार्ट में ब्लड का इनफ्लो होता है ड्यूरिंग द पंपिंग एक्शन, और वो हार्ट जो है वो एक्सपैंड करता है, तो ये चांसेस होते हैं कि वो हमारी रिब्स के साथ या हमारे लंग्स के साथ या कोस्टल कार्टिलेज के साथ उसके फ्रिक्शन हो सकते हैं। फ्रिक्शन से क्या हो सकता है, हमारे पास जो हार्ट के टिश्यूज हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो उस चीज़ को, हालांकि, और हार्ट क्योंकि मोस्ट वाइटल ऑर्गन है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अल्लाह ताला ने ये एक फाइब्रोसीरस सैक बनाया होता है हमारी हार्ट के इर्द गिर्द। अच्छा, अब ये हमारे पास प्रेजेंट का होता है, ये हमारे पास मीडियास्टाइनम में प्रेजेंट होता है, क्योंकि हार्ट भी मीडियास्टाइनम में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास इसकी प्रॉपर लोकेशन चेक करें तो वो ये होती है कि जो हमारे पास 2nd to 6th कोस्टल कार्टिलेज होते हैं उसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, और जो हमारे पास जो 5th to 8th थोरेसिक वर्टिब्रा, T5 to T8 जो वर्टिब्रा होते हैं उनके फ्रंट में प्रेजेंट होता है, उनके एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। तो ये पेरिकार्डियम की जो है वो जनरल सी हमने बात कर ली। अब पेरिकार्डियम आगे जाके ना फर्दर दो में डिवाइड हो जाती है, दैट इज इन द फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड देन द सीरस पेरिकार्डियम। उसको ना मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ, बहुत अच्छा समझा देगा। आप तो पेरिकार्डियम हमने स्टार्ट किया हुआ है। पेरिकार्डियम की बेसिकली हमारे पास जो होती है ना वो दो लेयर्स होती हैं। एक होती है जी फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक होती है जी हमारे पास सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम तो जो है वो आउटर लेयर होती है, लेकिन जो सीरस पेरिकार्डियम होती है वो इनर लेयर होती है। और आगे सीरस पेरिकार्डियम भी हमारे पास दो में डिवाइड होती है, एक होती है पेराइटल लेयर में डिवाइड और एक होती है हमारे पास विजरल लेयर में डिवाइड। अब पेराइटल लेयर और विजरल लेयर ये कैसे अरेंजमेंट इसकी कैसी होती है, इस चीज को हम देखने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। हम कहते हैं कि सपोज कर लें ये हमारे पास है जी हार्ट वॉल। आप सपोज करें कि ये हमारे पास हार्ट की वॉल है, उसके बिल्कुल जो साथ अटैच होगी, ये तो फिर मैं थोड़ा सा स्पेस दिखा रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल जो साथ अटैच होती है, ये वाली जो लेयर होती है ये होती है विजरल। विजरल वैसे भी हम क्या कहते हैं, इनर मोस्ट या इंटरनल को कहते हैं। तो ये जो लेयर है ये कहती है विजरल सीरस पेरिकार्डियम। तो हमने यूं चलना है, विजरल सीरस पेरिकार्डियम, पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम और फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो ऐसे ये विजरल सीरस पेरिकार्डियम। अब इसके बाद थोड़ी सी स्पेस होती है, बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस होती है, यहाँ मैं फिर आपको समझाने के लिए बड़ा करके दिखा रही हूँ। तो ये वाली जो लेयर होगी ये हमारे पास होगी पेराइटल, ठीक है। ये वाली हमारे पास होगी पेराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। और फिर पेराइटल लेयर की बिल्कुल ही साथ हमारे पास होती है जी ये बाहर सबसे आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड द फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब ये जो फाइब्रस और पेराइटल पेरिकार्डियम और विजरल और हार्ट वॉल पेरिकार्डियम जो इकट्ठी ये है, और ये दो, इनके दरम्यान जो स्पेस बनती है, स्पेसिफिकली पेराइटल और विजरल सीरस पेरिकार्डियम के दरम्यान में जो ये स्पेस बन रही है, इसको हम कहते हैं जी पेरिकार्डियल कैविटी। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है पेरिकार्डियल कैविटी, क्योंकि ये एफ्यूजन वगैरह में होती है या इसमें हमारे पास एक्सेस फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है इसकी। पेरिकार्डियल कैविटी, अब पेरिकार्डियल कैविटी में हमारे अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, जो एज अ फ्रिक्शन के तौर पे एक्ट करता है, कि प्रिवेंट करता है, लुब्रिकेशन के तौर पे एक्ट करता है कि फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। तो उस फ्लूइड को हम कहते हैं जी पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड की जो यूजुअली क्वांटिटी बताई जाती है वो होती है कि 50 ml, अप्रोक्सीमेटली 50 ml हमारे पास जो होता है वो पेरिकार्डियम होता है। अब हमने पढ़ना जी पेरिकार्डियल साइनसिस। पेरिकार्डियल साइनसिस क्या होती हैं? जो पेरिकार्डियम कैविटी, ये जो हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी है मैंने आपको शो कराई है, यही पेरिकार्डियल कैविटी किसी जगह पे जाके डायलेट हो जाती है और ना ऐसे यू शेप स्ट्रक्चर्स बना लेती है और डायलेट हो जाती है इनटू द वेसल्स में, या हमारे जो पीछे हमारी वॉल्स होती हैं उन्हीं के पीछे हमारे पास डायलेट होके जो है एक स्पेस ही बना देती है, उसको हम कहते हैं साइनसिस। और इनकी भी इंपॉर्टेंस अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि हर चीज अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए बनाई है। तो पेरिकार्डियल साइनसेस, अब हमारे पास बॉडी में बेसिकली दो, जो हार्ट में ना दो साइनसेस हैं, वन इज द ऑब्लिक साइनस और एक होता है हमारे पास ट्रांसवर्स साइनस। तो सबसे पहले हम ना हार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। हार्ट हमारे पास कैसा होता है ऐसे कॉनिकल शेप होता है ना, कि ऐसे,
ये हमारे पास हार्ट का मैं जनरल स्ट्रक्चर ड्रा करी हूँ। अच्छा, ऊपर से हमारे पास इस तरफ क्या होती है, इस तरफ हमारे पास होती है पल्मोनरी ट्रंक और होती है असेंडिंग अयोटा। तो फर्स्ट करें, ये हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक है, ये असेंडिंग अयोटा है। ये हमने सपोज कर लिया ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये हमारे पास है असेंडिंग अयोटा, ठीक है। और ये हमारे पास इसके बिल्कुल यहाँ पे होगी सुपीरियर वेना केवा, ये हमारे पास सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग हो रही होगी कहीं पे, और यहीं कहीं पे बिल्कुल हो रही होगी ओपनिंग इंफीरियर वेना केवा की। इसी तरह हमारे पास और कौन सी 2-4 ओपनिंग्स हो रही होती है, और हमारे पास जो 4 पल्मोनरी वेन्स आ रही होती हैं उनकी ओपनिंग होती है। तो फर्स्ट करें, ये हमारे पास पल्मोनरी वेन्स हैं और ये पल्मोनरी वेन्स है। अच्छा, अब इसमें असल इनको ना सराउंड किया होता है ऐसे, मैं आपको दिखा लेती हूँ। ये आर्टीरियल एंड को यूं सराउंड किया होता है, और ये जो वीनस एंड है इसको भी यूं सराउंड किया होता है, ठीक है। तो इसके इसी तरह अगर इसको सराउंड किया हुआ देखें तो इसके दरमियान में यहाँ ये तो बहुत कम हो गई स्पेस, यहाँ जो दरमियान में ना एक साइनस सा बनती होती है या एक स्पेस बनती होती है जहाँ पे हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी डायल्यूट हो जाती है। मींस अंदर की तरफ अगर हम फिंगर बताते हैं ऐसे कि अगर हम इसके अंदर से फिंगर ऐसे घुसाए ना तो वो अंदर जा सकती है उस स्पेस के अंदर से। तो इस साइनस को जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं, इस साइनस को हम कहते हैं जी ट्रांसवर्स साइनस। ये ट्रांसवर्स साइनस होता है। अच्छा, अब ट्रांसवर्स साइनस के अगर हम देखा तो ये किस किस के दरमियान है जी, एंड आर्टीरियल एंड और वीनस एंड के दरमियान होता है प्रेजेंट। तो ये इसकी हो सकता है पॉइंट कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन द आर्टीरियल एंड द वीनस एंड के दरमियान में होता है। दूसरा अगर हम इसका पॉइंट देखें वो ये होता है कि एंटीरियरली इसकी क्या होता है और पोस्टीरियरली क्या होता है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए ऐसे है, ये आपको डायग्राम जो है ये हमारा, अच्छा अब ये देखें ये ऐसे अरेंज है। ये फर्स्ट करें, ये हमारे पास है पल्मोनरी ट्रंक है और असेंडिंग अयोर्टा है। तो इसके दरमियान जो ये साइनस बन रहा है, इस साइनस को हम कहते हैं जी ट्रांसवर्स साइनस, और इसके पीछे ये हमारे पास होंगी जी वेन्स। ये पीछे वेन्स होंगी, ये जो एक 2 फिंगर्स आपको नजर आ रही हैं, ये वाली और ये वाली, और ये जो है ऊपर से, ये ऊपर से 2 आर्टरीज आ रही हैं। दिस इज द असेंडिंग अयोर्टा और पल्मोनरी ट्रंक। तो इसके दरमियान जो हमारे पास ये स्पेस बन रही है जिसमें से हम फिंगर को क्रॉस कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं जी ट्रांसवर्स साइनस। अच्छा, अब हम अगर इसके वही रिलेशंस लिखे तो एंटीरियरली इसके क्या प्रेजेंट होगा, एंटीरियरली इसके प्रेजेंट होगा जी असेंडिंग अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक, जैसे मैंने आपको दिखाया क्योंकि वो आगे की तरफ थे। और जो हमारे इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगी वो क्या होंगी, फिर हमारे पास वेन्स प्रेजेंट होगी जिसमें हमारे पास सुपीरियर वेना केवा होगी और हमारे पास पल्मोनरी वेन्स होंगी। इसके अलावा अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने कहा ना हर चीज की इंपॉर्टेंस होती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि इसके जो हम लाइगेशन करते हैं यूजुअली, जो ये लार्ज आर्टरीज की लाइगेशन होती है अयोटा वगैरह की, तो उस दौरान जो हम अपनी लाइगेशन के दौरान हमारे पास ये जो लार्ज वेजल्स को कट करने के लिए ना हम इस स्पेस को इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसवर्स साइनस वाले स्पेस को। अब जो नेक्स्ट इसके साइनस बनता है वो बनता है बिटवीन द 4 पल्मोनरी वेन्स। ये 2 पल्मोनरी वेन्स इस तरफ और 2 पल्मोनरी वेन्स इस तरफ। इसके दरमियान जो यहाँ एक स्पेस बन जाती है, यहाँ भी डायलेशन हो जाती है पेरियल कार्डियल कैविटी की, और यहाँ भी एक स्पेस ही बन जाती है। इस स्पेस को हम कहते हैं जी, ये हमारे पास है जी ऑब्लिक साइनस, इसको हम कहते हैं ऑब्लिक साइनस। तो ऑब्लिक साइनस कौन, ये भी एक इसी तरह की डेड स्पेस है, जैसे वो डेड स्पेस है ना, और इसी तरह की ये डेड स्पेस है। अब ओब्लिक साइनस बेसिकली हमारे पास किस किस के दरमियान होता है, तो इट इज बिटवीन द पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के दरमियान बनता है। और इसके एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, अभी पल्मोनरी वेन्स हमारे पास कहाँ आके ड्रेन होती है, एंड जो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आके ड्रेन होती है ना, तो लेफ्ट इसके आगे जो बेसिकली क्या प्रेजेंट होगा, लेफ्ट एट्रियम की वॉल ही प्रेजेंट, इसके आगे लेफ्ट एट्रियम ही प्रेजेंट होगा, इस कैविटी के बिल्कुल आगे, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स ने आगे जाके लेफ्ट एट्रियम में ही अंदर ड्रेन होना है। तो एंटीरियरली लेफ्ट एट्रियम होता है और पोस्टीरियरली इसके होता है प्रेजेंट इसोफेगस। अब पोस्टीरियरली इसोफेगस प्रेजेंट होता है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास स्पेस और कैविटी बनी है इसके बिल्कुल एंटीरियरली है लेफ्ट एट्रियम और इसके पोस्टीरियरली इसोफेगस। तो अब इस स्पेस के अगर हम सोचें तो इस स्पेस ऑब्लिक साइनस की जो है प्रेजेंट है, इसके होने की वजह क्या है, तो इसकी वजह यही है कि जब लेफ्ट ब्लड में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हमारे पास वीनस ड्रेन आ जाता है, वीनस फ्लो आ जाता है हमारे लंग्स से, तो इससे क्या होता है कि हमारे पास बल्जिंग ऑफ द लेफ्ट एट्रियम ज्यादा हो जाती है। अब देखिए इसके बिल्कुल पीछे हमारे पास इसोफेगस, इसोफेगस क्या है, हमारी फूड ट्रैक है ना, इसके जरिए से हम अपना हमारा फूड है जो वो पास करता है। अगर फर्ज करें किसी ब्लड हार्ट कंटिन्यूसली पंप कर रहा है और अगर वीनस ड्रेनेज ज्यादा होने की वजह से लेफ्ट एट्रियम ज्यादा बल्ज कर जाता है, ये ज्यादा उसमें वो ज्यादा जोर से पंप करता है, तो इससे क्या हो सकता है कि हमारे पास जो इसोफेगस है वो
जो है कंट्रैक्ट हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है, उसकी कंप्रेस होने का खदशा होता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे पास ये पीछे एक डेड स्पेस क्रिएट की हुई है ऑब्लिक साइनस के पीछे, जिससे क्या होता है कि हमारे पास अगर हमारे पास कभी वीनस फ्लो ज़्यादा हो भी जाए या वीनस रिटर्न ज़्यादा हो भी जाए, तो ये एक स्पेस प्रोवाइड करती है जी लेफ्ट एट्रियम को, ताकि वो ईजिली रिलैक्स कर सके। तो यही हमारे पास ऑल अबाउट। अच्छा, तो हमने जो है मैंने जनरल आपको बता दी। अब हम एक दफ़ा बुक से रीडिंग कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या होती है? ये स्ट्रॉन्ग फाइब्रस हमारे पास जी आउटर लेयर होती है, और हमारे पास ये हमारे पास अटैच करती है फर्मली टू द इंफीरियरली, हमारे पास स्ट्रॉन्गली अटैच करती है टू द डायफ्राम। और इसके अलावा हमारे पास ये एंटीरियरली अटैच होती है स्टर्नम से बाय द स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स। और इसके अलावा ये हमारे पास ग्रेट वेसल्स जहाँ आती हैं, ग्रेट वेसल्स जो होती हैं वहाँ जाके फ्यूज हो जाती हैं ग्रेट वेसल के आउटर कोर्ट्स के साथ। ये लिखा भी हुआ है, जैसे कि अयोटा, पल्मोनरी ट्रंक और सुपीरियर और इंफीरियर वेनी केवा के साथ। और फाइब्रस पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन यही होता है कि हमारे पास एंकर करती है हार्ट को सराउंडिंग जो है वो टिश्यूज वगैरह में, और प्रोटेक्ट करती है हार्ट को। और इसके अलावा हमारे पास प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करती है हार्ट फ्रॉम द ओवर फीलिंग से, उसको प्रिवेंट करती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गई। उस फाइब्रस पेरिकार्डियम के बाद हमारे पास होती है जो सीरस पेरिकार्डियम, दैट इज द सेकंड लेयर। सीरस पेरिकार्डियम इज देन डिवाइडेड इनटू द, as you can see, serous pericardium is divided into two layers again, that is the parietal layer and the visceral layer. Parietal layer हमारे पास जो है वो लाइन करती है जी इनर सरफेस ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम को, और हमारे पास ये भी हमारे पास जो ग्रेट वेसल्स पे जाके कंटिन्यूस हो जाती है विद द विजरल लेयर के साथ, ताकि कैविटी बन जाए। और विजरल लेयर क्या है? ये सराउंड करती है जी आउटर, बिल्कुल सराउंड करती है, क्लोजली अप्लाई होती है सुपरफिशियल या लेयर ऑफ द हार्ट से, और इसलिए इसको हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। तो इसलिए हम एपिकार्डियम हार्ट की कौन सी लेयर होती है जी? विजरल सीरस पेरिकार्डियम एपिकार्डियम होती है। और इन दोनों के दरमियान, पेराइटल और विजरल के दरमियान एक स्लिट लाइट स्पेस बनती है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इसमें अब लगभग 50 ml का फ्लूइड होता है, जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये बात हुई है पेरिकार्डियल साइनसिस की। पेरिकार्डियल साइनसिस में देखें तो हमने पढ़ लिया अच्छी तरह कि हमारे पास ये असल में होते क्या, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन होते हैं सीरियस पेरिकार्डियम की, और उनकी डायलेटेशन होती है पेरिकार्डियल कैविटी की अराउंड द ग्रेट वेसल्स। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो यू शेप होता है ऑब्लिक साइनस होता है। ऑब्लिक साइनस हमारे पास किसके दरमियान बनता है जी? पल्मोनरी वेन्स के दरमियान बनता है ऑब्लिक साइनस। और इसके और जो हमारे पास है दिस रन्स अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हार्ट फ्रॉम द एपिक्स ऑफ टू द असेंडिंग अयोर्टा, फ्रॉम द एपिक्स टू द असेंडिंग अयोर्टा। मतलब एपिक्स से, मैंने आपको तस्वीर में भी दिखाया था कि वो एपिक्स से शुरू हो रहा था और असेंडिंग अयोर्टा तक जा रहा था। मैं इधर से भी तस्वीर है, आपको एक यहाँ से भी दिखा देती हूँ। ऑब्लिक साइनस ये देखें, यहाँ एपिक्स है ना, ये एपिक्स है हमारे, तो इससे स्टार्ट हो रहा है, ऊपर असेंडिंग अयोर्टा तक जा रहा है। तो दिस इज द ऑब्लिक साइनस। और ये हमारे पास इर्द गिर्द जो दो वेन्स आ रही हैं, दीज आर द पल्मोनरी वेन्स। ये राइट पल्मोनरी वेन्स है और ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, और इसके दरमियान में जो साइनस बनना है उसको कहते हैं हम ऑब्लिक साइनस। और इसके बाद हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास बनता है जी ट्रांसवर्स साइनस। ट्रांसवर्स साइनस क्या होता है? ये देखें, ये हमारे पास जो पल्मोनरी ट्रंक है और अयोटा है ना, ये देखें, ये बिल्कुल अगर ये कट ना किया और आप इमेजिन करें तो ये इस ट्रांसवर्स साइनस के बिल्कुल एंटीरियरली गुजर जाएंगी। तो अगर हम इसको कट ना किया हो तो हमें ट्रांसफर साइनस पीछे नजर नहीं आएगा इनके दरमियान। तो मतलब एंटीरियरली, मैं वही बताना चाह रही थी कि एंटीरियरली इसके जो सामने होती है वो हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग अयोर्टा होती है, ट्रांसफर साइनस होता है, और इसके पीर पोस्टीरियरली क्या, ये सुपीरियर वेना केवा और पल्मोनरी वेन्स नजर आ रही होती है। क्योंकि इन्फीरियर वेना केवा इसलिए नजर नहीं आ रहा था ना, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे आ जाती है उसकी ओपनिंग। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। इसके अलावा इसमें कोई खास नहीं बताई हुई, यही बताया हुआ कि एक्सटेंशन ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी होती है, और ये कोई सेपरेट कंपार्टमेंट नहीं होते हमारे पास। ये लिखे हुए हैं एक्सटेंशन ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी, ये दे आर नॉट द सेपरेट कंपार्टमेंट। अच्छा, ये बताया हुआ द पेरिकार्डियल साइनसेस फॉर्म एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वे द हार्ट बेंड्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो ये एम्ब्रियोलॉजी के दरमियान जब हार्ट की डेवलपमेंट हो रही होती है तो हार्ट में जो लार्ज वेसल्स के लिए ये जो बेंडिंग ऑफ द हार्ट होती है, उस दिनों एम्ब्रियोलॉजी में, हार्ट डेवलपमेंट में, सीवीएस की डेवलपमेंट में, तो वहां से जो स्पेसिस क्रिएट हो जाती है, एक्सटेंशंस क्रिएट हो जाती है, जिनको हम पेरिकार्डियल साइनसिस कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद इन नर्व सप्लाई की बात की। अच्छा, अब नर्व सप्लाई में ना ये बस दो ही बातें याद रखने वाली, एक है जी फ्रेनिक नर्व, ये याद रखनी है आपने, और दूसरा जी विजरल एफरेंट फाइबर्स।
जो फ्रेनिक नर्व है ना वो हमारे पास सप्लाई करेगी या सेंसरी फाइबर सेंसरी सिग्नल्स लेके जाती है जी फ्रॉम द फाइब्रस पेरिकार्डियम, दैट इज द आउटर लेयर फाइब्रस लेयर, और द पेराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, जो कि हमारे पास बिल्कुल क्लोजली अप्लाई होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम पे अप्लाइड होती है। वहां से जो सेंसरी सिग्नल्स लेके जाती है वो हमारे पास होती है फ्रेनिक नर्व, जैसे पेन के, टेम्परेचर के, टुवर्ड्स द सीएनएस। और उसके बाद हमारे पास जो विजुअल एफरेंट फाइबर्स होते हैं, विजुअल एफरेंट फाइबर्स हमारे पास जो सेंसरी सिग्नल्स हैं वो लेके जाते हैं फ्रॉम द विजुअल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। विजुअल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम को हम एपिकार्डियम भी कहते हैं, जो कि हार्ट की सुपरफिशियल लेयर पे क्लोजली अप्लाइड होती है। तो जी वहां से हमारे पास लेके जाते हैं विसरल एफरेंट फाइबर्स। जब इन्होंने कुछ बातें यहाँ पे की जी सिंपैथेटिक ट्रैक्ट्स और वेगस नर्व्स, ये डिपेंड करते हैं कि सिग्नल किस तरह का सेंसरी सिग्नल है। अगर वो सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के रिलेटेड है तो वो सिंपैथेटिक कुछ हमारे पास फाइबर्स होते हैं वो सिंपैथेटिक ट्रंक के साथ जो है वो ट्रैवल कर रहे थे, उसकी ब्रांचेस के साथ ट्रैवल कर रहे थे। और वेगस नर्व है पैरासिम्पैथेटिक की। तो कुछ जो होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक जो हमारी स्टेट ऑफ द हार्ट के लिए होती है, स्टेट ऑफ द विजुअल सीरस पेरिकार्डियम की लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम के लिए होती है, तो वो वेगस नर्व के अलोंग ट्रैवल करते हैं और ये वो पैरासिम्पैथेटिक का पार्ट हो जाते हैं। तो बस यही बताइए कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों की बताई हुई है इसमें। अच्छा, पेरिकार्डाइटिस, अगर आपको याद हो तो पेरिकार्डाइटिस के अलावा से हमने पहले ही पढ़ लिया था जब मैंने आपको बताया था इंटरकोस्टल स्पेसिस वाला पहला लेक्चर पढ़ाया था। तो इंटरकोस्टल स्पेसिस वाला पहला लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि हम जो है वो पेरिकार्डियल इफ्यूजन करते हैं, याद हो आपको। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन में क्या था कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है पेरिकार्डियल कैविटी में, उसको हम जो है वो बाय द इंजेक्शन ऑफ द सिरिंज हम उसको जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको हम एक दफा रीड कर लेते हैं कि पेरिकार्डाइटिस क्या है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम है। इसमें क्या होता है हमारे पास एक्सेसिव पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है पेरिकार्डियल कैविटी से, जिससे हमारे पास क्या हो सकता है जो एट्रिया होते हैं वो स्पेसिफिकली थिन वॉल्ड होते हैं तो वो कंप्रेस हो सकते हैं। तो कंप्रेस हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो हार्ट में जब ब्लड की फीलिंग हो रही होती है ड्यूरिंग द डायस्टली रिलैक्सेशन फेज तो वो नहीं हो सकेगी आसानी से। तो ऐसी जब कंप्रेशन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी कार्डियक टेम्पोनेट। तो ये कार्डियक टेम्पोनेट को आपने एक दफा पढ़ लेना है। उसके बाद ये हमारे पास ये बताया हुआ कि ये हमारे पास सिर्फ पेरिकार्डाइटिस से नहीं होता कि पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्यूमुलेशन से नहीं होता है, ये इससे भी हो सकता है कि कोई कार्डियक या किसी ने हमारे पास स्टैब कर दिया या कोई गन शॉट लगाए तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो हार्ट के चैम्बर्स है वो पेनिट्रेट हो गए हैं और ब्लड जो है वो हमारे हार्ट से एस्केप करके जी पेरिकार्डियल कैविटी में आ गया, जिससे हमारे पास एट्रियम पे प्रेशर बढ़ गया। वही बताया। अब कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस इन्होंने बताया कि कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हमारे पास तब हो जाता है जब हमारे पास जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाती है इन्फ्लेमेशन की वजह से। उससे क्या होता है कि उससे हमारे पास जो हार्ट की, क्योंकि हार्ट की मूवमेंट को किस कौन कंट्रोल करिए स्पेसिफिकली फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिस में अगर हमारे पास ये जो है फाइब्रस पेरिकार्डियम बहुत ज्यादा जो है वो रिजिड हो जाएगी तो उससे क्या होगी हमारे पास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, बहुत, क्योंकि इसने प्रिवेंट तो करना लेकिन एक्स्ट्रा प्रिवेंट करना शुरू हो जाएगी क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रिक्ट कर देना, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। और इसके बाद हमारे पास वही बताया हुआ कि हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड को हम कैसे एस्पायरेट करते हैं जी, इस सिरिंज के जरिए से करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं जी पैरासेंटेसिस से। उसमें हम नीडल इंजेक्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं जी। हमारे पास सीवॉइड प्रोसेस है, अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में बताया था, एंगल ऑफ द 45 डिग्री से हम करते हैं। और इसमें हमारे पास कौन कौन से मसल्स होते हैं कि जी सेरेटस एंटीरियर होता है, फिर हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल पेनिट्रेट होता है, फिर इनर मोस्ट इंटरकोस्टल के 3 मसल्स पेनिट्रेट होते हैं। और उसके बाद हमारे पास जी 2 फेशिया से आ जाते हैं। उस फेशिया के बाद हमारे पास जो है वो ये आ जाता है जो है वो पेराइटल लेयर हो जाए, फाइब्रस लेयर होती है और पेराइटल लेयर आ जाती है। और फाइब्रस और पेराइटल लेयर से ज्यादा हम उसको पेनिट्रेट नहीं करवाते सिरिंज को, क्योंकि आगे विजरल लेयर, और विजरल लेयर बिल्कुल हार्ट के साथ अटैच होती है, तो वो हमारे पास एपिकार्डियम भी होती है, हार्ट की वॉल का पार्ट ही कहलाती है। तो बस वही है, यही सब कुछ बताया हुआ है। तो यहाँ हमारे पास कंप्लीट हो जाता है हमारा टॉपिक अबाउट द पेरिकार्डियम का। कल हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो स्टार्ट करेंगे हार्ट को। तो तब तक के लिए थैंक यू।